नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फर्स्ट व्यू में। दोस्तों, इस बार जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संसद के कितने कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बनता है भारतीय संसद, और साथ ही इनके क्या फंक्शन होते हैं और कौन से वो स्पेशल प्रिविलेज हैं, वो विशेष अधिकार हैं जो केवल एमपीज को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है: द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। और इंडियन पार्लियामेंट में जो रोल होता है प्रेसिडेंट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेशन को बुलाने से लेकर सेशन को स्थगित करने तक का जो रोल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का मतलब क्या है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो भी गिर जाएगी, क्योंकि जो लोकसभा में प्रतिनिधि हैं वो हमने चुन के भेजे हैं। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होता है, हर सेशन की शुरुआत में उनका अभिभाषण होता है, उनका एक भाषण होता है हर सेशन में, चाहे आप मॉनसून सेशन की बात करें या विंटर सेशन की या बजट सेशन, तीनों में जब भी शुरुआत होती है तो उनको अभिभाषण देना होता है। पर साथ ही साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेसिडेंट का जो फंक्शन होता है वो केवल नाम के लिए होता है, क्योंकि जो ये सब करने की जो एडवाइस है वो सरकार यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो देते हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में मिलके जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट वैसा ही करते हैं। इसे हम कहते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें से 238 अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंट होके आते हैं, और बाकी जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। जिनको ये नॉमिनेट करते हैं वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई हो, अपनी एक शख्सियत बनाई हो, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में हो। वहां से जो भी उनको लगता है, चाहे उद्योग के क्षेत्र से हो, वहां से भी वो उनको पिकअप कर सकते हैं और उनको नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर के लिए। जैसे कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उद्योग जगत से विजय माल्या एक टाइम पे रह चुके हैं राज्यसभा मेंबर। सो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ क्वालिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। सबसे पहले आपका एक भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी। दूसरी बात यह है कि आपकी उम्र 30 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ में आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप मेंबर बन रहे हैं राज्यसभा के तो कोई दूसरा सरकारी या कह सकते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी पद आपके पास नहीं होना चाहिए। और चौथा जो क्वालिफिकेशन वो ये है कि एक एक्ट आया था 1951 में जिसको हम बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जन प्रतिनिधि कानून, जिसके तहत आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, जमाखोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध वगैरह आते हैं। अगर किसी ने इन सब में से कुछ भी कमिट किया है तो वो भी मेंबर नहीं बन सकता है राज्यसभा का। दोस्तों, जो राज्यसभा है इसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज भी प्राप्त हैं, विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जब भी संसद सत्र शुरू होगा, शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरा प्रिविलेज इनका ये है कि संसद परिसर में बिना राज्यसभा स्पीकर की इजाजत के इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इनका ये है कि राज्यसभा में दिए गए इनके किसी भी भाषण पर न्यायालय में जांच नहीं हो सकती, ना ही उस पर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 543 मेंबर हो सकते हैं। पहले 545 हो सकते थे। वो कैसे? क्योंकि इस वर्ष जो संशोधन हुआ है कानून में, उसके हिसाब से अब जो 2 एंग्लो इंडियंस होते थे वो अब से नॉमिनेट नहीं होंगे। इस हिसाब से 543 मेंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं। उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्टली एमपी बनाते हैं। वो लोकसभा में जाते हैं,
उनकी काउंटिंग के हिसाब से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर होंगे लोकसभा में, वही पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो लोकसभा की ये पावर होती है। क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा मैं लोकसभा की। तो लोकसभा की क्वालिफिकेशन ये है कि सबसे पहले आपको एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा कि आपकी जो एज है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो जन प्रतिनिधि एक्ट जो मैंने आपको बताया था, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, उसको आप फॉलो करते हो। चौथा कि आपको दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, बैंकरप्सी ना हो, मानसिक तौर पे आप संतुलित हो। ये सब क्या है, क्वालिफिकेशन है लोकसभा मेंबर होने के लिए। दोस्तों अब मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा लोकसभा और राज्यसभा के फंक्शन और पावर में। सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की जो पावर होती है वो क्या क्या है, लगभग दोनों में समान है। वो कैसे कि अगर कोई बिल है, नॉन मनी बिल है, वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में और पास हो जाता है वहां से, और राज्यसभा वालों को वो बिल पसंद नहीं आता है, तो वो 6 महीने तक उसे रोक सकते हैं। इसके बाद भी अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाता है और क्या करता है कि वोटिंग कराता है। और वोटिंग जब कराता है तो काउंटिंग किसकी ज्यादा है, लोकसभा की। तो यानी अपर हैंड किसका है लेजिस्लेटिव पावर में, लोकसभा का। दोस्तों फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल पावर, इस पे भी अपर हैंड किसका है, लोकसभा का। क्यों? क्योंकि जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और जब ये बिल पास होता है लोकसभा से और जाता है राज्यसभा में, तो वो केवल इसे 14 दिन तक ही रोक सकते हैं। अगर तब तक वो इसे पास नहीं करते तो ये अपने आप ही पास माना जाएगा। और साथ ही साथ वो इस पे अपने विचार दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्शन, कुछ क्लॉज को बदल नहीं सकते हैं। वो उस पे सजेशन दे सकते हैं केवल। दोस्तों अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। तो एग्जीक्यूटिव पावर हम देखें तो लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा मेंबर भी होते हैं। ये कंपलसरी है कि अगर आप केंद्रीय मंत्री हैं तो आपका लोकसभा में भी मेंबर होना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर का भी मेंबर लोकसभा का होना जरूरी है। तो अब क्या होता है, ये जो सब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये सही से काम नहीं करते हैं, ये पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या पीएम है, तो लोकसभा क्या कर सकती है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और सरकार को गिरा सकती है। लेकिन ये पावर राज्यसभा के पास नहीं होती। हम बात करते हैं पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप देखें दोनों की समान शक्तियां हैं। यानी कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी क्लॉज को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी आर्टिकल को अगर आपको अमेंड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा और राज्यसभा से भी इसे 2/3 मेजोरिटी से इसे पास करना होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट की इस पे मुहर लगेगी, तब जाके बनेगा एक्ट। दोस्तों अब मैं राज्यसभा की एक खास पावर बताना चाहूंगा। जो स्टेट लिस्ट होती है यानी राज्य की जो सूची होती है जिसमें केवल कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, राज्य को, उस सूची में भी ये जो राज्यसभा होता है कानून बनाने की अनुमति दिलवा सकता है पार्लियामेंट को। वो कैसे, उसके लिए से करना होगा 2/3 मेजोरिटी से उस सब्जेक्ट को जिस पे वो कानून बनाना चाहता है और जो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या होते हैं, चीफ ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। यानी राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।